हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीड इंग्लिश लैंग्वेज 2 का ये टॉपिक है आपका। और रीड के अलावा भी बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, सीटेट में और केवीएस में, यूपीटेट में, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने लैंग्वेज के एरर्स और डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और आपको इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने सिखाने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। ये कंप्लीट टॉपिक है एक्चुअल में, बट मैंने इनको 2 वीडियोज़ में किया है। ठीक है, लैंग्वेज एरर्स और डिसऑर्डर को आज हम करेंगे और उसकी वजह से क्या क्या आपकी लैंग्वेज की जो डिसेबिलिटीज़ आती हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एरर्स क्या होता है? Incorrect forms used by second language learners in their attempts to express themselves in that language are usually called error। देखो, इन्होंने क्या कहा है कि incorrect form used by second language learners, यानी कि second language learner कौन से हुए? जैसे कि हम लोग अगर हिंदी हमारी मदर टंग है तो इंग्लिश के हम लोग क्या है, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स हैं। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज हुई हमारी इंग्लिश और उसके अंदर जो हम एरर्स करते हैं उसको, उनके अंदर जो हम गलतियां करते हैं उसको कहा जाता है एरर्स। ठीक है, इन देयर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन दैट लैंग्वेज आर यूजुअली कॉल्ड एरर्स। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज में जो भी उसको एक्सप्रेस करने में, खुद को सेकेंड लैंग्वेज में जो भी हम गलतियां करते हैं वहाँ पर उसको हम एरर्स कहते हैं। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई एरर्स सिंपली एज 2 पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। कौन कौन से एरर्स होते हैं? एक होता है आपका प्रोडक्टिव एरर, यानी कि जब भी आप स्पोकन में और राइटिंग में गलती करते हैं, यानी कि जब आप बोलने में और लिखने में गलती करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोडक्टिव एरर। जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि ये दोनों आपकी क्या होती हैं, प्रोडक्टिव स्किल होती हैं, बोलना और लिखना, क्योंकि आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें अगर आप गलती करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोडक्टिव एरर। ठीक है, और अगर आप लोग समझने में किसी चीज़ को गलती करते हैं, यानी कि रीडिंग में और आपका लिसनिंग में, ठीक है, सुनने में और पढ़ने में अगर आप गलती करते हैं उसको कहा जाता है रिसेप्टिव एरर, क्योंकि ये दोनों आपकी क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, यानी कि इससे आप ग्रहण करते हैं। तो अगर आप कुछ गलत अंडरस्टैंड करते हैं दैट मीन्स आपका रिसेप्टिव एरर होगा, और अगर आप बोलते और लिखते गलत हैं तो उनको हम प्रोडक्टिव एरर कहेंगे। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आता है आपका कि कौन कौन से एरर्स और होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके के घुमाने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रीड जैसे एग्जाम में। लेक्सिकल एरर क्या होता है आपका? अगर हम बात करें लेक्सिकल एरर के बारे में तो अगर कोई एरर वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा, वोकैबुलरी से रिलेटेड एरर को हम क्या कहेंगे, लेक्सिकल एरर कहेंगे। लेक्सिकल भी बोल देते हैं, लेक्सिकल भी आप लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो लेक्सिकल एरर क्या होगा, जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा। फोनोलॉजिकल एरर क्या होगा, जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होगा। जैसे हमने फोनेटिक्स में पढ़ा था ना, फोनेटिक्स का मतलब क्या है, जो कि आपके एक प्रोनाउंसिएशन में जो गलती आती है, साउंड में जो गलती आती है। ठीक है, तो वो होते हैं आपके फोनोलॉजिकल एरर। फिर आते हैं आपके सिंटैक्टिक एरर। ये आपके किससे रिलेटेड होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होंगे। अगर ग्रामर से रिलेटेड आप एरर्स करते हैं तो उनको कहा जाता है सिंटैक्टिक एरर। ठीक है भाई, आपने वॉज, वर, इज, एम, आर इससे रिलेटेड अगर कोई एरर किया है तो उसको कहा जाता है सिंटैक्टिक एरर। ये आपके उसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग में एरर है। ठीक है, और इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर वोकैबुलरी में एरर है, बच्चे की वोकैबुलरी में एरर है तो उसको कौन सा एरर कहेंगे, तो उसको लेक्सिकल एरर कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन में अगर बच्चा गलती करता है तो वो फोनोलॉजिकल एरर होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिव एरर। इंटरप्रेटिव एरर क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पीकर्स इंटेंशन और मीनिंग। इंटेंशन का मतलब क्या होगा, जब आप स्पीकर की इंटेंशन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। जैसे आप लोग कई बार बोलते होते हैं ना, किसी को बोलते हैं नहीं नहीं तुमने बुरा मान लिया, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था बोलने का। ठीक है, मेरा इंटेंशन नहीं था आपको दुख पहुंचाने का, या मेरा इंटेंशन नहीं था मतलब इस चीज़ को इस तरीके से बोलने का। दैट मीन्स आपका वो मतलब मीनिंग नहीं था। जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, मेरा मतलब ये नहीं था बोलने का, तो दैट मीन्स इंटरप्टिव एरर यही होता है कि जब आप कोई भी बोलने वाले की बात को गलत समझ लेते हैं, गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रैग्मेटिक एरर क्या होता है, फेलियर टू अप्लाई द रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन। भाई, जब भी हम किसी से कोई बातचीत करते हैं तो उस कन्वर्सेशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती है। अगर हम उसको अप्लाई करने में फेल होते हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे प्रैग्मेटिक एरर। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स थे।
आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एरर्स के जो कॉजेज हम किस वजह से होते हैं। भाई एरर्स ये जो आप करते हैं लर्नर्स, वो किस वजह से करते हैं? लैक ऑफ इंसेंटिव, कॉन्फिडेंस एंड एडजस्टमेंट। जब भी आपके अंदर किसी भी लैंग्वेज को लेकर के कॉन्फिडेंस की कमी है, एडजस्टमेंट की कमी है, तब आपसे ये एरर्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली हिंदी में हम लोग बहुत कम एरर्स करते हैं बोलने में। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है वो हाई रहता है, क्योंकि हमारी मदर टंग है भाई, ऑब्वियसली सी बात है। और इंग्लिश में हम ज़्यादा एरर करते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, एडजस्टमेंट की कमी रहती है। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा होगी आपकी किसी भी लैंग्वेज की, उतने ही आपके एरर्स क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक है, यूजलेस करिकुलम एंड सिलेबस। अगर आपका जो करिकुलम है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उस सब्जेक्ट का, वो आपका अगर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, करिकुलम सिलेबस, तो क्या होंगे, उसमें आपके एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब आपको किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसके अंदर आपके क्या होते हैं, एरर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। लैक ऑफ गाइडेंस, भाई गाइडेंस हमारे पास में अगर अच्छी नहीं है, भाई हमारा टीचर ही बाई चांस बोलने में गलती करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है एक टीचर जो है 50 बच्चों को गलत बोलना सिखा देगा। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन अगर टीचर ही बोल रहा है तो फिर बच्चे तो गलती करेंगे ही। तो इसलिए लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से भी एरर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके। ठीक है, अब आते हैं आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर इज एन इम्पेयरमेंट दैट मेक इट हार्ड फॉर समवन टू फाइंड द राइट वर्ड्स, फॉर्म क्लियर सेंटेंस व्हेन स्पीकिंग। देखो इसमें क्या होता है, ये होता है कि जब आप बात करते हैं तो आपको सही शब्द नहीं मिल पाते, ये होता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। और आप किसी की बात को ठीक ढंग से ना समझ पाएँ, या आप खुद जब बोलते हैं, ठीक है, तो आप क्लियर सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाते अपनी स्पीकिंग के दौरान, आपको वर्ड ही नहीं मिल पाते बोलने के लिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है। अ चाइल्ड मे हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर्स से एंड सो ऑन। मतलब कि वो खुद जो है वो अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाएगा, और दूसरों की बात को भी ठीक से अगर वो नहीं समझ पाता है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है आपका? लैंग्वेज डिसऑर्डर आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। भाई जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर आप अगले इंसान को अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं और उसकी बात को भी ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। प्रॉब्लम दैट मे बी एक्सपीरियंस्ड कैन इन्वॉल्व। जो भी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज डिसऑर्डर में, वो किससे रिलेटेड होती है? ग्रामर से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि जो आपका सिंटेक्स है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो गलत हो सकती है। सिमेंटिक यानी कि आपको उसका मीनिंग ही ना समझ में आए जो बोला जा रहा है, ठीक है, वो गलत हो सकता है, या अदर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि या तो आप सिंटेक्टिकली गलत हो सकते हैं, ग्रामर के हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मीनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों ही चीज़ें जो होती है लैंग्वेज डिसऑर्डर में आती है। लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन अफेक्ट बोथ स्पोकन एंड रिटन। ये दोनों ही चीज़ों को अफेक्ट करती है, बोलने को भी और लिखने को भी। देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप लिखेंगे गलत तो आप उसको बोलेंगे गलत, और अगर आप बोलेंगे गलत तो उसको लिखेंगे गलत। ठीक है, लैंग्वेज के दोनों की इन फॉर्म्स को ये अफेक्ट करता है लैंग्वेज डिसऑर्डर। एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट साइन लैंग्वेज। ठीक है, जब भी आप साइन लैंग्वेज लिखते हैं, उसको भी जब बोलेंगे और लिखेंगे सही नहीं तो साइन लैंग्वेज भी रॉन्ग होगी। टिपिकली ऑल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विल बी इम्पेयर्ड, यानी कि एक या दो लैंग्वेज की फॉर्म अगर अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली सी बात है LSRW तो आपस में तीनों ही जो है चारों जुड़े हुए हैं, तो ये सारी लैंग्वेज की फॉर्म जो है कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी लैंग्वेज डिसऑर्डर होने से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। देखिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के यहाँ पे 3 मेन टाइप्स हैं। एक है आपका रिसेप्टिव, एक है एक्सप्रेसिव और एक है आपका मिक्स्ड। रिसेप्टिव क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स सेइंग। रिसेप्टिव यानी रिसीव करना। अगर आपके अंदर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है, भाषा का अगर कोई डिसऑर्डर है आपके अंदर रिसेप्टिव, यानी कि आपको दूसरे की बात को समझने में प्रॉब्लम होगी। अगला इंसान आपको क्या समझाना चाह रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, देखो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, या फिर इस वीडियो को भी कितने सारे बच्चे देखेंगे, लेकिन हर बच्चे को ये वीडियो अलग तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी, है ना। तो क्या होगा, दूसरे जो कहना चाह रहे हैं अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं ठीक सेंस में, तो इसका मतलब वो आपका रिसेप्टिव
लैंग्वेज डिसऑर्डर है। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है? डिफ़िकल्टी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड आइडियाज़। अब देखो, अगर मैं अपनी बात को ठीक तरीके से कह ही ना पाऊँ, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को आपके सामने एक्सप्रेस ही ना कर पाऊँ, वो क्या होगा? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे थॉट्स आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स उनके अंदर क्या है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। ठीक है। मिक्स्ड क्या होते हैं? रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव दोनों हो सकते हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज, मतलब उनको समझने में भी प्रॉब्लम होगी अगर कोई उनको कुछ समझा रहा है तो, और खुद बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम है और अंडरस्टैंड करने में भी प्रॉब्लम है, तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर आपका। ठीक है। तो ये 3 मेन होते हैं आपके, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और मिक्स्ड लैंग्वेज डिसऑर्डर। इनको नाम से याद रखिए। एक्सप्रेस करना यानी एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, रिसेप्टिव यानी किसी की बात को रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, मिक्स्ड यानी कि दोनों, ना तो रिसीव कर पा रहा है ठीक से, ना ही अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है ठीक से। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सम स्टूडेंट हैव यूनिक चैलेंजेस दैट मेक लर्निंग इन अ क्लासरूम डिफिकल्ट। ठीक है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि उनकी क्लासरूम की जो लर्निंग होती है उसको डिफ़िकल्ट बना देते हैं, वो उनको कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की वजह से ही लैंग्वेज जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो होती है आपकी। तो ये बहुत ही फेमस है, आपने सीटेट में और सब जगह पढ़ा भी होगा। फटाफट से हम इनको देखेंगे। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड होता है? रीडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है। डिसलेक्सिया डिफिकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड, लेटर, अदर सिंबल्स बट दैट डू नॉट अफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस। ये आपको याद रखना है, ये उनकी इंटेलिजेंस, जो जनरल इंटेलिजेंस होती है ना, उसको अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी। जैसे 100 लिखा हुआ है उसको वॉज पढ़ेगा, गॉड को डॉग पढ़ेगा। ठीक है। और इसके बाद में ऑन है उसको वो 9 कह सकता है। ठीक है। फिर 61 है, 16 है, 12 है, 21 है। ये जो इस तरीके के जो रिपीटिव वर्ड्स होते हैं उनमें उसको दिक्कत होगी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगी, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा आपका। ठीक है। अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया के बारे में, तो डिस्ग्राफिया क्या है? ग्राफ क्या होता है? आपने देखा होगा, ग्राफ को ना तो आप सुनते हैं ना बोलते हैं, ग्राफ में क्या होता है? लिखना आता है। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होती है आपकी? ये आपकी राइटिंग से रिलेटेड होती है। डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड होती है? ग्राफ से आप याद रखेंगे, राइटिंग से रिलेटेड होती है। इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? स्पेलिंग से रिलेटेड, पुअर आपकी हैंडराइटिंग हो सकती है, ट्रबल पुटिंग थॉट्स ऑन द पेपर। भाई आप अपनी चीज़ों को पेपर पे लिख ही नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपकी डिस्ग्राफिया होगी। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कि CALCU, कैलकुलेटर, कैलकुलिया से कैलकुलेटर आप याद रखेंगे। डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड कैलकुलेशन यानी कि मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी बच्चे को, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, बहुत छोटी से छोटी कैलकुलेशन में भी वो मिस्टेक करेगा, साइंस को समझने में गलती करेगा, प्लस माइनस सब चीज़ में उसको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स डिसकैलकुलिया है आप। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अफेजिया। अफेजिया या डिस्फेजिया, ठीक है, दोनों ही आपको वर्ड मिल सकते हैं। ये क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है एन इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज स्किल सच एज फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। डिफिकल्टी टू एक्सप्रेस थिंग्स। अफेजिया वाला जो बच्चा होगा उसके अंदर कम्युनिकेशन को लेकर के एक डर होगा, मतलब ठीक है, एक झिझक होगी उसके अंदर में। जो वर्बल लैंग्वेज स्किल होगी ना, उसकी बोलने की जो वो होगी, वो उसकी क्या होगी? बहुत ही कम होगी। यानी कि उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे। अगर 4 फ्रेंड्स खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से इनकी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करूं, कैसे इनके साथ में बात करूं। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना कि वो कन्वर्सेशन स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, या फिर 2 मिनट से ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स क्या है कि वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं उनको स्टेज पे ले जाकर के खड़े कर देंगे तो उनके सामने अगर आपने पेपर पे लिख के कुछ दे रखा है तो भी हो सकता है वो उसको पढ़ करके भी ना सुना पाएँ। ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके के स्टूडेंट क्या करेंगे, उनका रिटन टेस्ट होगा अगर, तो हो सकता है वो अच्छा कर दे, लेकिन अगर आप उनको क्लास में खड़ा कर देंगे बोलने के लिए ओरल में, तो वो आपको नहीं सुना करके देंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका अफेजिया, यानी कि जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है। फिर आता है आपका डिस्प्लेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल दैट इज अफेक्ट एवरीडे फिजिकल टास्क। ठीक है। जैसे कि आपकी फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड, जैसे पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, क्लियरली बोलने में प्रॉब्लम होगी बच्चे को। डिस्प्रेक्सिया, अब इसको याद कैसे करेंगे आप? प्रेक्सिया यानी कि PR, यहाँ से PR निकाल लो, PR से बन गया आपका पैर, तो पैर क्या हो गया आपका? मोटर स्किल से रिलेटेड हो गया। ठीक है। PR आपने निकाल लिया, पैर, पैर यानी हाथ पैर,
हाथ पैर यानी कि आपकी मोटर स्किल्स, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया ऐसे याद रखना क्योंकि काफ़ी सारे हैं ना ये। डिस्प्रैक्सिया यानी आपकी मोटर स्किल से रिलेटेड। बच्चे को क्या है, पेंसिल को ग्रिप करने में प्रॉब्लम होगी, अपने जो बटन्स हैं शर्ट के उसको बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है, शू लेसेस को बांधने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी चीज़ को अगर इस तरीके से लाइन में लगाना है उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका डिस्प्रैक्सिया, यानी कि उसकी फाइन मोटर स्किल्स में या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑटिज्म। बहुत ही फेमस एक टर्म है, इसको हम पूरा नाम अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटिज्म में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कि इनएबिलिटी टू रीड टू चिल्ड्रन और अडल्ट। इसका क्या होगा, रिलेट नहीं कर पाता है, ना तो बच्चों के साथ में रिलेट कर पाते हैं ना ही वो अडल्ट्स के साथ में रिलेट कर पाते हैं। कुछ इस तरीके का बिहेवियर रहता है बच्चे का। पुअर स्पीच और लैक ऑफ स्पीच, बच्चे की जो स्पीच होगी, जो बोलने का ढंग होगा, या तो वो बहुत ही पुअर होगा या तो वो बोल ही नहीं पाएगा, जिसको भी ऑटिज्म होगा बच्चे को, ठीक है। ओवर सेंसिटिविटी और अंडर सेंसिटिविटी टू नॉइज। देखो ओवर सेंसिटिविटी क्या होगी कि भाई ज़रा सी आवाज़ हुई तब भी चौंक जाएंगे, या तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे ज़रा सी आवाज़ होगी और एकदम से मतलब घबरा जाएंगे बुरी तरीके से, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अंडर सेंसिटिव होंगे कि भाई ढोल बज रहे हैं उनके सर पे तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितनी ज़ोर से आवाज़ हो रही है उसके सामने, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के, नॉइज़ को लेकर के अंडर सेंसिटिव हो सकते हैं, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं ऑटिज्म जो बच्चे होंगे। इन एप्रोप्रिएट टॉय प्ले, यानी बच्चे जो है वो टॉयज़ जो होते हैं, नॉर्मल बच्चे जिस तरीके से टॉयज़ के साथ खेलते हैं, जैसे इस गाड़ी को नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, जू 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 करके चला के खेलेगा, लेकिन जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो अपने प्ले को जो है, गाड़ी जो है इसको क्या कर रहा है, उल्टा इसको रखा हुआ है, टायर इसका चला रहा है, मतलब बहुत ही ऑड प्ले कहते हैं इसको, जो अलग तरीके से खेलेगा बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चों से। डिफ़िकल्ट डीलिंग विद चेंज इन रूटीन, ये एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है कि बच्चे के रूटीन में ज़रा सा भी चेंज आएगा, जैसे कि इसने देखा यही टी शर्ट पहनता है, इसको ज़रा सी आपने अलग कुछ कलर की टी शर्ट दे दी तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। भाई रेड कलर के कप में दूध पीता है, आपने येलो दे दिया एक दिन तो क्या कहेगा, मुझे येलो में नहीं पीना, पूरा सर मतलब घर सर पे उठा लेगा, लेकिन चेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी एडजस्टमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा कि ज़रा सा भी चेंज हो जाए उसके रूटीन में। इन एप्रोप्रिएट लाफ्टर और क्राइंग, मतलब कि बिना वजह हंसना और बिना वजह रोना। जो इस तरीके के बच्चे होंगे वो बिना मतलब के हंसने लग जाएंगे, जो हंसने वाली बात नहीं होगी उस पर भी, और बिना मतलब के रो पड़ेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेंजर, ठीक है, उनको होश ही नहीं है कि उनके आसपास में कोई खतरा है, मतलब गाड़ी अगर पीछे आ रही है, हॉर्न बजा रही है, तो भी हो सकता है उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा ना हो या होश ना हो कि भाई कोई डेंजर मेरे आसपास में आ रहा है। हाइपर एक्टिव और पैसिव नहीं, या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा जो बच्चा होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का जो बच्चा होगा, या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा या फिर बहुत ही पैसिव होगा, ठीक है, यानी उछलता कूदता ही रहेगा, या तो या फिर बिल्कुल ही शांत होगा। फिर आता है ओवर सेंसिटिविटी और अंडर सेंसिटिविटी टू टच, मतलब या तो आप उसको टच करेंगे बच्चे को तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने उसको टच किया है, ठीक है, मतलब कहते हैं ना, क्या बोलें उसको, मतलब दीवार में सर मारने जैसी बात होगी। और दूसरा होता है एक ओवर सेंसिटिविटी, किसी ने ज़रा सा हाथ भी लगा दिया तो वो एकदम से मतलब चौंक जाएगा कि किसने टच किया मुझे, तो ये इस तरीके की चीज़ें। स्ट्रेंज अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत ही स्ट्रेंज अटैचमेंट रहेगा, ठीक है। लैक ऑफ आई कांटेक्ट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी, मतलब कि अगर आप इसको ओवरऑल समझें तो जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक नॉर्मल बच्चा करता है वो ये नहीं कर पाते हैं, उससे एक बहुत ही अलग बिहेवियर रहता है, रिपीटेटिव बिहेवियर रहेगा, एक ही एक बात को 10 बार बोलेंगे, एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, एक ही गेम है उसको 10 बार रिपीट करेंगे, एक ही बिहेवियर को 10 बार रिपीट करेंगे, तो ये इस तरीके का बिहेवियर जो होता है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे को होता है, ठीक है। फिर आता है देयर आर सम अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, कौन कौन से होते हैं आपके वो देखेंगे, और कुछ ये जो है आपके इनको और देख लेते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है, अनेबल टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस इन साउंड एंड हियरिंग साउंड एट रॉन्ग स्पीड, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो फाइंड आउट नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता साउंड में और हियरिंग साउंड एट रॉन्ग स्पीड, मतलब कि वो साउंड में डिफरेंट नहीं कर पाता कि उसके सामने जो है वो साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। रॉन्ग स्पीड में उसको क्या करेगा वो मतलब समझेगा उसको, साउंड को जो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता है। ऑडिटरी यानी कि ऑडियो से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, प्रॉब्लम इन विजुअल परसेप्शन, जो देखने वाली चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मिसिंग माइनर डिफरेंसेस इन शेप्स, मतलब शेप्स में डिफरेंट नहीं कर पाएगा, जैसे ये आपका क्या है,
आपका ये स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है, तो इन दोनों शेप्स में जो है वो डिफरेंस जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। रिवर्सिंग लेटर्स में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि पी है, आपका पी है और 9 है, इस तरीके के जो लेटर्स हैं इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। 6 और 9 है, जो रिवर्स लेटर्स हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। स्किपिंग वर्ड्स में डिफरेंस नहीं कर पाएगा। लाइंस में डिफ़िकल्टी इन आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आईज और हैंड के कोऑर्डिनेशन में जो है वो उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन यानी कि कहीं ना कहीं उसकी फाइन मोटर स्किल्स में जो है वो दिक्कत रहेगी। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले बच्चे को, यानी जो चीज़ वो देख रहा है और जो चीज़ कर रहा है उन दोनों में थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट डिस्टर्ब द लर्निंग, प्रॉब्लम्स ऑफ सिटिंग, फोकस्ड एंड फॉलो। देखो, अटेंशन डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? ध्यान का अवधान हो जाना। अटेंशन यानी कि किसी चीज़ पे ध्यान लगाना, डेफिशिएंसी यानी कि कमी आना। बच्चे की क्या रहेगा? ध्यान में कमी रहेगी। आप उसको किसी एक चीज़ पे अगर फोकस करवाना चाह रहे हैं, होमवर्क के टाइम पे उसको होमवर्क पे फोकस करवाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएगा। वो और 70 चीज़ों की तरफ देखेगा, लाइट देखेगा, पंखा देखेगा, दीवारें देखेगा, लेकिन जिस चीज़ पे आप उसका फोकस चाहते हैं उस पर नहीं फोकस रहेगा उसका। एक जगह पे बैठ के नहीं 5 मिनट भी वो रह पाएगा, उछलता कूदता यहाँ वहाँ रहेगा, ठीक है। तो वो रहता है हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी उसकी, जितनी होनी नहीं चाहिए। देखो, बच्चे के अंदर बच्चा जो होता है उसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती है, क्योंकि वो बहुत एनर्जी होती है बच्चे के अंदर। लेकिन एक बच्चे के अंदर, जो नॉर्मल बच्चा होगा उसके अंदर, अगर आप चाहेंगे कि उसका 5 मिनट के लिए उसका ध्यान जो है वो एक जगह पर रहे, होमवर्क पर रहे या किसी चीज़ पर जिसमें आप उस पर बात कर रहे हो उस पर रहे, तो इन बच्चों में प्रॉब्लम ये होगी कि वो 5 मिनट के लिए भी अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको कहते हैं हम ADHD, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मैं तो बिना मोटिवेशन के चले ही जा रही हूँ, खैर ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को जो है वो प्रेस करें, ठीक है। तो करो भाई, मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, आप लोग भी करो प्लीज़। इतने ढीले मत बैठो, शेयर करो वीडियोज़ को सबके साथ में यार। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।